जब किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश की जनता के सामने घुटने टेक दे और अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, मुल्क छोड़कर भाग जाए, तो आप कल्पना कीजिए उस देश की हालत क्या होगी। आप इन तस्वीरों से समझिए। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई। तारीख 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ले लेती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि जिसके बाप ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया, उसी की बेटी के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर हमारे देश में लोग गांधी जी की तस्वीर को फोड़ने लगें और उनकी जो मूर्तियां हैं उनको भी जलाने लगें, तोड़ने लगें, तो हमारे देश की हालत क्या होगी। यही हाल आज बांग्लादेश में हो रहा है। ये शेख हसीना के पिता की जो फोटो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शेख मुजीब की जो स्टैचू वहाँ पर है उसको तोड़ते हुए आप देखिए कि किस तरह से जो गुस्सा है वो निकल रहा है। तो इस पूरे मामले की जड़ क्या है, इसको समझने के लिए हमें आज से लगभग 53 साल पीछे जाना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने थे तब नक्शे पर पाकिस्तान का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ये नक्शा सन 1971 तक ऐसा ही रहा, लेकिन 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान भारत की सेना की मदद से अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करवा लेता है। आज़ाद करवा लेता है मतलब क्या पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए था। आपको मैं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आगे कुछ बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या था, तब आपको इस बात को समझ में आ जाएगी कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए था। पॉइंट नंबर 1, अगर आप नक्शे को भौगोलिक तौर पर समझेंगे तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ पर जो भाषाएं हैं वो उर्दू और पंजाबी 90% बोली जाती हैं, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पर लगभग 90 से 95% जो बांग्ला है, बांग्ला बोली वो बोली जाती है। उदाहरण के लिए जो इंडिया का साउथ रीजन है वहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ ये भाषाएं बोली जाती हैं। जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर मैप दिखा रहा हूँ, इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भारत के नक्शे में तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर हिंदी भाषा को 2.1% लोग बोलते हैं, जानते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ पर हिंदी थोप दें, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर वक्त के साथ जो हिंदी का डोमिनेंस है वो हो जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान है उसने ऐसा नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान जो था, उसमें से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसमें से पूर्वी पाकिस्तान 59% एक्सपोर्ट करता था, और जो भी पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट होती थी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट के लिए लगती थी, तो वहाँ पे 25% सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आता था पूर्वी पाकिस्तान के पास। बाकी 75% ज़्यादा था पश्चिमी पाकिस्तान के पास। यानी कि वो जो पूर्वी पाकिस्तान था देता तो 59% था, लेकिन उसे मिलता सिर्फ 25% था। पूर्वी पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नवंबर 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में भोला साइक्लोन से लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। With the return to life, the miracle ends. Life will be no less fragile. Human nature won't have changed. The survivors have not become angels by surviving. A mile or two upstream, a marketplace has somehow started up again. Some people somehow have got food to sell. ये वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर था 20वीं सदी का, लेकिन जो उस समय की तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार थी वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद नहीं करती। वहाँ पे जो उपलब्ध जो चीज़ें सुविधाएं लोगों को चाहिए थी, हेल्प की ज़रूरत थी, वहाँ पे वो मुहैया नहीं करवाती। पॉइंट नंबर 3, साल था 1949। पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना होती है। ये महज 2 साल बाद आज़ादी के होती है, और उस पार्टी का नाम रखा जाता है आवामी लीग। जो इसका मुख्यतः उद्देश्य था आवामी लीग का, वो था पूर्वी पाकिस्तान को अपना अलग से डोमिनेंस दिलाना। फिर साल आता है 1970 का। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, 1970 में आवामी लीग पार्टी का नेतृत्व करते हैं और 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत जाते हैं।
पूर्वी पाकिस्तान को 168 सीटें मिलती हैं और जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे उनको सिर्फ 138 सीटें मिलती हैं पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में। कहानी में ट्विस्ट जब आया जब उस समय की तत्कालीन सरकार ने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही लोगों को ये पता चला तो पूर्वी पाकिस्तान में जो दंगे वो भड़क उठे। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. इस दौरान जो वहाँ के आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे। আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ, আমার দেশ তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। ভাইরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, जिससे उनकी एक छवि वहां पर अच्छी बन गई और वो जनता के बीच में हीरो के रूप में उभर रहे थे। लोग सड़कों पर उतरकर पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस आंदोलन से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान सेना की सहायता लेता है और लोगों पर कार्रवाई करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान से सेना को मंगवा लेता है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में दिन ब दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा था। लोग धीरे धीरे इस आंदोलन में और जुड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा इस आंदोलन ने आज़ादी की मांग कर दी, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग कर दी। जो ये आंदोलन पहले सरकार बनाने का था अब वो आज़ादी का बन चुका था, पर पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था। उसने लोगों पर सेना के द्वारा अत्याचार करवाना शुरू कर दिया। हत्या, रेप और मारपीट जैसे अपराध वो सेना से करवाने लगा। इसी समय पर मुजीबुर रहमान को सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए जो आवामी लीग के बड़े बड़े नेता थे वो भारत में आने लगे शरण लेने के लिए। ऐसे ऐसे करके और भी पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में धीरे धीरे शरण लेने लगे। लेकिन भारत को समझ में आ चुका था कि अगर पाकिस्तान को नहीं रोका गया तो जो पूर्वी पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में घुस सकते हैं, क्योंकि एक साल से कम समय के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आके बैठ चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत सेना थी उसने और वहाँ के लोगों ने मिलकर एक मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनाई, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए थी और उनको वहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए थी, यानी कि बांग्लादेश से बाहर करने के लिए थी। कहा जाता है कि इस सेना को भारत की आर्मी ने बाद में ट्रेनिंग भी दी थी। उस समय की भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को ये बात समझ में आ चुकी थी, अगर पश्चिमी पाकिस्तान को रोकना है और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो भारत में ना घुसें तो उनको बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना है उसकी मदद करनी होगी। तब अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक, आर्थिक और आर्मी की सपोर्ट की मंजूरी दी। इसके बाद इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की मदद करती है और इंडियन आर्मी की सहायता से 26 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना हमारी आर्मी और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर देती है, यानी अपनी हार को स्वीकार कर लेती है। क्योंकि बांग्लादेश में ये संग्राम जो ये आंदोलन था वो 26 मार्च 1971 से शुरू हुआ था, इसीलिए वहाँ के लोग अपना जो आज़ाद दिवस है, जो अपनी आज़ादी दिवस है, वो 26 मार्च 1971 को मनाते हैं। ये सब कहानी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आज के हालात जो बांग्लादेश में हैं उसका इस कहानी से क्या लेना देना, तो आपको मैं समझाऊंगा कि सब फसाद की जड़ी कहानी तो ही है। जब बांग्लादेश उस समय आज़ाद हुआ था पश्चिमी पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश में अपना एक संविधान बना था। उस संविधान में एक कानून था, आरक्षण का कानून था, और उस कोटा सिस्टम के अनुसार जो 56% पब्लिक सेक्टर की सरकारी नौकरियां हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। इसका मतलब सिर्फ 44% लोगों को ही, छात्रों को ही मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल पाएगी बांग्लादेश में। ये आरक्षण इंडिया से काफ़ी अलग है। इंडिया में कास्ट के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स की बेसिस पर इस आरक्षण को रखा गया था। यानी जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, एक नया मुल्क बांग्लादेश बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ी, उनको ये आरक्षण मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। जिसने लड़ाई लड़ी और उसके बच्चों को ये आरक्षण देना तो ठीक था, लेकिन जिसने लड़ाई लड़ी उसके बच्चों और उसके बच्चों को आरक्षण देना ये कौन सा कानून है। इसी कानून की वजह से बांग्लादेश में जो छात्र हैं वो बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे। ये सब फसाद की जड़ आरक्षण है, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा है।
क्योंकि इस कोटा सिस्टम में 30% नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और उनके पोतों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बाकी 10% औरतों के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% है अल्पसंख्यकों के लिए, 1% है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए। ये सब मिला के कुल हुआ 56%, यानी कि 56% में से 30% तो फ्रीडम फाइटर्स के लिए आरक्षण को रिजर्व रखा गया है। तो ये जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इनकी एक सीधी सी मांग थी कि जो ये अल्पसंख्यक हैं और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं, इन लोगों का आरक्षण छोड़कर बाकी सभी प्रकार के आरक्षण को रद्द किया जाए। पर शेख हसीना, वहाँ की प्रधानमंत्री, ये सब मानने को तैयार नहीं थी और उल्टा छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उन पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवा रही थी, उनको जेल में डलवा रही थी। और उसका नतीजा आज ये है कि शेख हसीना को खुद मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से चीज़ों को चुरा रहे हैं और इन सब में वहाँ की आर्मी उनका साथ दे रही है। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद का कहना है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने की कगार पर है। तो आप लोगों ने समझा कि बांग्लादेश में जो इतना सा फसाद चल रहा है, इसकी जड़ सिर्फ एक ही है, वहाँ का आरक्षण सिस्टम। अगर वो बदल जाता तो ये सब हंगामा ना होता, लेकिन वहाँ की सरकार ने जनता की नहीं सुनी। तो अगर जनता की जो नहीं सुनता है तो यही नतीजा होता है कि उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है, वो पाकिस्तान का हो या फिर वो बांग्लादेश का हो। अगर वीडियो आप यहाँ तक देखिए तो थोड़ी बहुत तो आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक करना तो बनता है। धन्यवाद।